हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं सिंटू सुमन स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। आज हम लोग देखने वाले हैं इतिहास के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में। ये 10वीं कक्षा का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपको अवश्य याद कर लेना चाहिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, इटली और जो जर्मनी है वर्तमान में यूरोप महादेश का हिस्सा है। जिस प्रकार भारत जो है वो एशिया महादेश का हिस्सा है, उसी प्रकार इटली तथा जर्मनी भी क्या है, मतलब यूरोप महादेश का हिस्सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, भारत में किस वंश की स्थापना यानी पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो आपको याद होना चाहिए, बुर्बो जो वंश था उसकी स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, मेजिनी का संबंध किससे था? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मेजिनी जो था उसका संबंध कार्बोनारी नाम से संगठन से था। तो मेजिनी का संबंध किससे था? तो आपको ध्यान रखना है, इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बोनरी। मेजनी जो है उसका संबंध कार्बोनरी से था। और आपको एक बात और ध्यान रखना है दोस्तों, मेजनी जो था मतलब 1810 ईस्वी में कार्बोनरी नामक संस्था की स्थापना हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है साथ में, 1810 इसका मतलब स्थापना हुआ था कार्बोनरी संगठन का। चलिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था? तो 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए, जो इटली तथा जर्मनी का बहुत सारा क्षेत्र था, मतलब इटली और जर्मनी बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे और उस पर ऑस्ट्रिया जैसा देश कब्जा कर रखा था। इसलिए ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली एवं जर्मनी का एकीकरण हो, इसलिए वो उसका क्या था, विरोधी था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो आपको पता होना चाहिए, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? तो आपको ध्यान होना चाहिए दोस्तों, गैरीवाल्डी जो है वो पेशे से नाविक था, यानी अपना नाव चलाने वाला था। तो गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। और आपको ध्यान रखना है, गैरीवाल्डी ने एक संगठन की स्थापना की थी, लाल कुर्ती नामक संगठन की स्थापना की थी। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, लाल कुर्ती नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो गैरीवाल्डी ने। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य जो था उसका निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा किया गया था। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 8 नंबर, जालवेराइन कैसी संस्था थी? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जालवेराइन जो थी वो व्यापारियों की संस्था थी। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो था वो दोस्तों बिस्मार्क द्वारा किया गया था। इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर के बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी सन 1871 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। ठीक है, और फ्रैंकफर्ट की संधि के कारण ही मतलब उसका एकीकरण संभव हो पाया था। चलिए इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। 11 क्वेश्चन है, नेपल्स की संधि कब हुई थी? जो हमारा क्वेश्चन है मतलब 11 नंबर, नेपाल्स की संधि कब हुई थी? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेपाल्स की जो संधि हुई थी सन 1821 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखना आपको, नेपाल्स की संधि कब हुई थी? 1821। इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। ठीक, तो इसका राइट उत्तर, चलिए इसका राइट उत्तर देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी है। तो इंग्लैंड हमारा ऑप्शन नंबर डी पर है, इसलिए इंग्लैंड इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 13 नंबर, कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? दोस्तों आपको पता होना चाहिए, यूनान जो था यह देश मतलब यह स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र 1832 ईस्वी में घोषित किया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोनरी संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, 1810 इसका राइट उत्तर होगा। कार्बोनरी संगठन की स्थापना कब की गई? 1810 ईस्वी में। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 15 के बाद 16 नंबर, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एड्रियानो जो पुल की संधि हुई थी वो तुर्की और रूस के बीच हुई थी। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तुर्की और रूस के बीच एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, 1829 ईस्वी में यह संधि हुई थी। कब हुई थी? 1829 ईस्वी में। चलिए हमारा 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, सेडोन का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो सेडोन जो था, सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सेडोन का जो युद्ध होगा वो मेरे ख्याल से पर्सा तथा
फ्रांस तथा पर्सा के बीच हुआ था। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रांस और पर्सा। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो सबसे पहले इसमें आपको ध्यान रखना है, इसका राइट उत्तर पुनर्जागरण हो जाएगा। और राष्ट्रवाद पता है ना, देश के प्रति लगाव की जो भावना होती है दोस्तों, उसको हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर, रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिस्मार्क ने। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो सेडोन का युद्ध है, वो सेडोन का युद्ध जो हुआ था उसके बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूरोपियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो इसका राइट उत्तर जो होगा वो तुर्की हो जाएगा। तो यूरोपियों के लिए यूनान ही होना चाहिए दोस्तों। यूनान का जो ज्ञान विज्ञान था वो बहुत ही बेहतरीन था। चलिए आगे क्वेश्चन है 22 नंबर, युवा इटली संस्था की स्थापना किसने की थी या विकास किसने किया था? तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, 1831 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए, और स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मेजनी के द्वारा। और इसको युवा इटली को इंग्लिश में मतलब यंग इटली भी कहा जाता है। ठीक है, तो युवा को यहाँ ध्यान रखना, आपको यंग भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान रखना है आपको, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट VBI क्वेश्चन है दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन है, बिस्मार्क निम्नलिखित में से क्या था? तो बिस्मार्क जो था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, बिस्मार्क निम्नलिखित में से क्या था? तो आप लोग को बिस्मार्क के बारे में पता होना चाहिए। ये बहुत ही बड़ा, मतलब एक तरह से बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था दोस्तों। कूटनीतिज्ञ मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा दिमाग हो और अपने दिमाग के बल पर कुछ कर सकता है। ठीक है, तो बिस्मार्क जो था दोस्तों वो बहुत ही बड़ा क्या था? कूटनीतिज्ञ था। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 के बाद हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, सार्डिनिया पिडमाउंट मतलब सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो इसका उत्तर मतलब सार्डिनिया पिडमाउंट जो था दोस्तों, उसका मतलब शासक जो था वो विक्टर इमैनुएल था। कौन था? विक्टर इमैनुएल। इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? तो 25 नंबर क्वेश्चन है, हालांकि बोर्ड एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन चलिए इसका राइट उत्तर लॉर्ड वायरन होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 का 26 नंबर, जालवेराइन की संस्था किस राज्य में थी? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जालवेराइन जो संस्था थी वो कहाँ पर थी? तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर्सा में जालवेराइन की संस्था थी। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, हंगरी की भाषा क्या है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैग्यार जो है वो हंगरी की भाषा है। और यहाँ पर आपको ये बात का भी ध्यान रखना है, जो हंगरी है दोस्तों उसकी राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। क्या है? बुडापेस्ट। और आपको याद कैसे करना है, जैसे कोई देखते हैं दोस्तों, कोई व्यक्ति अगर हंगरी मतलब होता है भूखा, अगर कोई व्यक्ति भूखा रहता है तो क्या होता है? कोई भी व्यक्ति भूखा रहता है तो वो पेस्ट करके ही ना खाएगा। तो इसका मतलब हंगरी की राजधानी क्या होगा? बुड्ढा पेस्ट, यानी बूढ़ा पेस्ट करके खा रहा है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में मतलब किसकी हार हुई थी? तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब यूनान जो हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम जो चल रहा था उसमें मतलब किसकी हार हुई थी? तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से तुर्की होना चाहिए दोस्तों। अगर आपको सही उत्तर पता है तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? तो मारियान दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, ये मारियान मतलब किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांस होना चाहिए, फ्रांस इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसको कहते हैं? तो ये तो आपको आसानी से पता ही होना है, ये जो यूरोपीय पालना है उसका सभ्यता किसको कहा जाता है दोस्तों? यूनान को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पीछे भी शायद से आ चुका है और ये मोस्ट VBI क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन जो है दोस्तों वो कब पारित हुआ था? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मतलब यही हो जाएगा। तो एक्ट ऑफ यूनियन जो था दोस्तों वो 1688 ईस्वी में पारित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है 31 के बाद 32 नंबर, 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ पर मतलब कौन सा वंश शासन कर रहा था? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, 1789 जो था उसकी क्रांति के बाद वहाँ पर मतलब किस वंश के शासन किया गया था? ठीक है, कौन सा वंश शासन कर रहा था? तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुर्बो वंश वहाँ पर क्या कर रहा था? शासन कर रहा था। आगे क्वेश्चन है 33 नंबर, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? दोस्तों नेपोलियन संहिता जो थी वो नेपोलियन द्वारा लागू की गई थी और यह मतलब 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़े? तो ये उतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उन्होंने 3 युद्ध लड़े थे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, वियना जो कांग्रेस था उसमें मतलब
एक संस्था जो थी उसमें कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है जर्मनी जो है वियना में शामिल नहीं थी। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो वियना जो सम्मेलन था मतलब वियना कांग्रेस, उसमें यह प्रस्तुति किसने की थी? तो रूस ने। रूस जो है पता है दुनिया का सबसे बड़ा विदेश है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना किस संस्थापक कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए यंग इटली की जो स्थापना हुई थी वो मेजनी के द्वारा हुई थी, इसलिए इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और कब हुई थी दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना हुई, और साथ ही 1834 ईस्वी में दोस्तों यंग यूरोप की स्थापना हुई। तो 1834 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई? यंग यूरोप। तो ये क्वेश्चन मोस्ट भी क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है दोस्तों, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। यंग यूरोप जो है उसकी स्थापना 1834 ईस्वी में हुई थी, किसके द्वारा? तो आपको ध्यान रखना है मेजनी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है 37 के बाद 38 नंबर, फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? दोस्तों ये जो बात की मतलब ये उस समय की बात है जब अच्छे से शासन नहीं हो रहा था, यानी फ्रांस का जो राजा था उसने बोला था कि इससे अच्छा तो मैं शासन ही ना करूं, ठीक है, लकड़ी काटना पसंद करूंगा, लेकिन जिस प्रकार से अंग्रेजों का शासन चला जा रहा है उस हिसाब से मैं नहीं करूंगा। तो इस यह जो बोले थे वो चार्ल्स दसम के द्वारा बोला गया था। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, पर्सा का शासक कौन था? तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, पर्सा जो है वो उसका मतलब राजा कौन था और वहाँ पर शासन कौन सा कर रहा था? तो विलियम प्रथम पर्सा का क्या था? राजा था। इसलिए इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो आपको इसमें ध्यान रखना है यूरोप का मरीज टर्की यानी तुर्की को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 40 का। अगला क्वेश्चन है 40 हो गया। 41 नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो नेपोलियन ने जर्मन राइन राज्य की स्थापना की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइन संघ या राइन राज्य। 42 नंबर क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना की गई थी? मतलब एक तरह से देखा जाए दोस्तों तो स्वतंत्र जो यूनान के मतलब उसको राष्ट्र घोषित किया गया था वो कब किया गया था, यानी किसके तहत किया गया था? तो इसका राइट उत्तर मेरे ख्याल से दोस्तों ये एड्रियानोपुल की संधि के द्वारा की गई थी। हाँ ऑप्शन नंबर डी है। चलिए इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एड्रियानोपुल की संधि के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी एड्रियानोपुल की संधि? कब हुई थी दोस्तों? 1829 ईस्वी में। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आपको याद करके ही जाना है। अगला क्वेश्चन है 40 का, यंग यूरोप की स्थापना किसने की है? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों, यह मेजनी के द्वारा की गई थी 1834 ईस्वी में। अगर आपको यहीं पर पूछ लेता दोस्तों यंग यूरोप, तो यंग यूरोप आपको पता है 1834 ईस्वी में मेजनी के द्वारा की गई, लेकिन यंग इंडिया पूछ लेता तब दोस्तों ध्यान रखना है यंग इंडिया एक पत्रिका थी जो कि मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा चला गया था, यानी गांधी जी के द्वारा क्या हो गया था, ये पत्रिका चलाया गया था, तब वो क्या हो जाता? गांधी जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की? ये तो मेजनी हो चुका है। 44 नंबर क्वेश्चन है, नव गुएल्फ आंदोलन मतलब कहाँ पर हुआ था? ये जो आंदोलन हुआ था नव गुएल्फ आंदोलन, वो पूछ रहा है कहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा मतलब क्या ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये शायद से नव गुएल्फ आंदोलन इटली में हुआ था दोस्तों। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44 के बाद 45 नंबर क्वेश्चन है, मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, और मेटरनिक ऑस्ट्रिया का क्या था दोस्तों? चांसलर था। और आपको ध्यान रखना है मेटरनिक जो था एकदम बहुत ज़्यादा दिन तक शासन किया था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चांसलर माने राजा, यानी वहाँ के किंग को क्या कहा जाता था? चांसलर कहा जाता था। और यहाँ पर 1-2 नंबर का क्वेश्चन भी बनेगा दोस्तों, मतलब मेटरनिक युग से आप क्या समझते हैं? तो आपको ध्यान रखना है मेटरनिक युग वो हम सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में उसकी आगे बात करेंगे। तो 45 नंबर का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 46 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोनरी जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आप लोग को पता होना चाहिए 1810 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। तो 46 के बाद हमारा क्वेश्चन है 47, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों 1830 की जो मतलब क्रांति हुई थी उसके बाद यहाँ पर जो शासन प्रणाली अपनाई गई वो क्या थी? मतलब एक तरह से देखा जाए तो पहले इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, लाल कुर्ती नामक संगठन की स्थापना किसने की? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों लाल कुर्ती जो है उसकी स्थापना जो किया था वो गैरीबाल्डी ने किया था। किसने किया था? गैरीबाल्डी ने। अब क्वेश्चन हमारा 49 नंबर, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों, लेकिन इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो अगला 50 नंबर क्वेश्चन है, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो ये आपको पता होना चाहिए बिस्मार्क द्वारा रक्त एवं लौह की नीति अपनाई गई थी। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन के बाद 51 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों वो 51 नंबर क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो आपको पता ही होना चाहिए जो जर्मनी का एकीकरण
पूरा हुआ था वो 1871 में हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किस युद्ध के साथ हुआ था, तो सेडोन का जो युद्ध था उसी के साथ जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, ठीक है। और सेडोन का युद्ध हुआ कब था, 1870 ईस्वी में हुआ था। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो आपको पता ही होना चाहिए फ्रैंकफर्ट की संधि, जो कि क्वेश्चन आगे आ चुका था। फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा क्या हुआ था, जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण किसकी संधि के द्वारा पूरा हुआ, फ्रैंकफर्ट की संधि, और इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आज हम लोग जिस क्वेश्चन पर बात की है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से, आपको हर हाल में याद कर लेना है, ठीक है। और बने रहे, आगे भी इस पर कंटिन्यू वीडियो आती रहेगी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें, ठीक है, और बेल आइकन भी दबा दें। धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इसके लिए सदा आपका आभारी रहूँगा, ठीक है। धन्यवाद।